Student, in this video we shall discuss on the fourth chapter of part poetry named From an Elegy written in a country churchyard. Elegy मीन्स होता है शोक गीत, written जो लिखी गई है in a country एक देहात के गांव के चर्चयार्ड एक कब्रिस्तान पर, गांव के एक कब्रिस्तान पर लिखा गया एक शोक गीत जिसके पोएट है थॉमस ग्रे। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1716 और डेट ऑफ डेथ है 1771। पोएम है द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। द कर्फ्यू यानी गिरजाघर की घंटियां टॉल्स बजती हैं द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, दिन के समाप्त होने पर। टॉल्स मीन्स बजती हैं, नेल मीन्स होता है किसी की मृत्यु की सूचना के लिए बजाई जाने वाली घंटी। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, दिन के समाप्त होने पर गिरजाघर की घंटियां बजती हैं। द लोविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द लेन। द लोविंग यानी रंभाते हुए हर्ड मवेशियों का झुंड विथ वाइंड स्लोली धीरे धीरे आ रहा है ओवर द लेन अपने घरों की ओर, और मवेशियों का झुंड रंभाते हुए पशुओं का झुंड चारागाह से अपने घर की ओर धीरे धीरे चला आ रहा है। दिन के समाप्त होने पर गिरजाघर की घंटी बज रही है और रंभाते हुए पशुओं का झुंड अपने चारागाहों से घर की ओर धीरे धीरे चला आ रहा है। द प्लोमैन होम वास प्लॉट्स हिज वेरी वे। द प्लोमैन यानी किसान होम वार्स अपने घर की ओर आ रहा है। प्लॉट्स हिज वेरी वे दिन भर काम करने के बाद, दिन भर की थकन के बाद किसान अपने घर की ओर थके कदमों से चला आ रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस, और ये सारी चीज़ें इस संसार को अंधेरे में छोड़ देती हैं और इस अंधेरे में मैं अकेला रह जाता हूँ। कवि कह रहा है कि ऐसा होने पर अब पूरे संसार में अंधेरा हो जाएगा और मैं इस अंधेरे में अकेला ही रह जाऊंगा। बीनीथ दोज रफ एल्म्स, रफ मीन्स खुरदुरे टेढ़े मेढ़े, एल्म एक प्रकार का वृक्ष होता है जंगली। दैट यू ट्रीज शेड, यू भी एक प्रकार का जंगली वृक्ष है सदाबहार। बीनीथ दोज रफ एल्म्स एंड यू ट्रीज शेड, इन भद्दे एल्म और ई के सदाबहार पेड़ों के छाया में, पेड़ों के नीचे छाया में। वेयर हीव्स, जहाँ पर हीव्स मतलब मिट्टी का उठा हुआ ढेर या कब्रिस्तान। द टर्फ, कब्रिस्तानों पर द टर्फ सूखी हुई घासें, इन मेनी ये मॉल्टिंग हीव्स सूखी हुई घासों का ढेर लगा हुआ है। कह रहे हैं बीनीथ दोज रफ एल्म्स एंड दैट ई ट्रीज शेड, इन सदाबहार एल्म और ई वृक्षों की छाया के नीचे मिट्टियों का ढेर है या कब्रिस्तानों का ढेर है जिन पर घासें उगी हुई हैं। टर्फ घासें उगी हुई हैं जो कि अब सूख चुकी हैं। ईच इन हिज नैरो सेल, ईच यानी गांव के प्रत्येक लोग जिन्हें कब्रिस्तान में दफनाया गया है। इन हिज नैरो सेल अपनी संकरी गुफा में या अपने संकरी कब्रिस्तान में। फॉर एवर लेड सदैव के लिए लेटे हुए हैं। द रूड फोर फादर्स असभ्य पूर्वज ऑफ द हैमलेट स्लेव, हैमलेट यानी इस गांव के असभ्य पूर्वज सदैव के लिए अपनी अपनी पतली कब्रिस्तानों में लेटे हुए हैं। Beneath those rough elms that you trees shed where heaves the turf in many a moldering slab, इन टेढ़े मेढ़े या खुरदुरे सदाबहार के एल्म और ई के वृक्ष की छाया के नीचे where heaves the turf in many a moldering heaves, कब्रिस्तानों का ढेर है जिन पर घासें उगी हुई हैं जो कि अब सूख चुकी हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, और प्रत्येक अपनी अपनी कब्रिस्तानों में सदैव के लिए लेटे हुए हैं। द रूड फोर फादर्स असभ्य पूर्वज ऑफ द हैमलेट स्लेव, इस गांव के असभ्य पूर्वज अपनी पतली कब्रिस्तानों में सदैव के लिए लेटे हुए हैं। द ब्रीजी ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मार, द ब्रीजी यानी शीतल ऑफ इंसेंस और सुगंधित, ब्रीथिंग मार सुबह के समय चलने वाली शीतल और सुगंधित वायु की आवाज़। द स्वैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, द स्वैलो यानी अबाबीलों के ट्विटरिंग चहचहाने की आवाज़ फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड
घास फूस से, स्ट्रा यानी फूस होता है भूसा, बिल्ड बने हुए शेड अपने घरों से, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ड शेड और फूस से बने हुए घरों में से अबाबीलों के चहचहाने की आवाज़, द कॉक्स श्रिल क्लेरियन और मुर्गे की तेज व कर्कश आवाज़। श्रिल मतलब तेज और कर्कश, क्लेरियन मीन्स आवाज़ या बाग। जब मुर्गा बोलता है उसे बाग देना कहा जाता है। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन और मुर्गे की बाग या मुर्गे की तेज या कर्कश आवाज़। और द इचोविंग हार या बिगुल की आवाज़। बिगुल एक प्रकार का सींग से बनाया गया होता है जिससे फूंकने पर आवाज़ उत्पन्न होती है। और इचोविंग हार्न या बिगुल की आवाज़, नो मोर शैल राउज, उठा नहीं सकेगी देम उन्हें, यानी जो लोग इन कब्रिस्तानों में लेटे हुए हैं उन्हें ये सारी आवाज़ें उठा नहीं सकेंगी। फ्रॉम दियर लोली बेड, उनके बिस्तरों से। कह रहे हैं द ब्रीजी ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मार्न, सुबह के समय चलने वाली शीतल व सुगंधित वायु की आवाज़, द स्वैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ड शेड और फूस से बने हुए घरों में से अबाबीलों के चहचहाने की आवाज़, द कॉक्स श्रिल क्लेरियन और द इचोविंग हॉर्न और मुर्गे की तेज या कर्कश आवाज़ और बिगुल की आवाज़। उन लोगों को जब अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं उनकी कब्रों से उन्हें कभी उठा नहीं पाएगी। लेट नो एम्बिशन मार्क दियर यूजफुल ट्रायल, सलाह दे रहे हैं लेट नो एम्बिशन यानी किसी भी महत्वाकांक्षी लोगों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, दियर यूजफुल ट्रायल उनके उपयोगी श्रम पर। लेट नो एम्बिशन मार्क दियर यूजफुल ट्रायल, किसी भी महत्वाकांक्षी लोगों को उनके उपयोगी श्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉय और होमली उनके घरेलू वस्तुओं से प्राप्त करने वाली खुशियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर और उनके अज्ञात भाग्य पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। Let no ambition mark their useful toil, their homely joys and destiny obscure, किसी भी महत्वाकांक्षी लोगों को उनके उपयोगी श्रम, उनके घरेलू कार्यों से प्राप्त छोटी छोटी खुशियाँ या उनके अज्ञात भाग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। Nor grandeur here with a disdainful smile, नॉर ग्रैंडुअर न ही शाही लोगों को विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल घृणापूर्वक मुस्कुराहट के साथ नहीं सुनना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, द शॉर्ट छोटे एंड सिंपल और साधारण, एनल्स मीन्स होता है इतिहास वृत्त, उनके जीवन का जो प्राचीन समय होता है उनके बारे में। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, इन गरीब लोगों के साधारण और छोटे इतिहास वृत्त को घृणापूर्वक मुस्कुराहट के साथ नहीं सुनना चाहिए। लेट नो एम्बिशन मार्क दियर यूजफुल टॉयल, दियर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, किसी भी महत्वाकांक्षी लोगों को उनके उपयोगी श्रम, उनके घरेलू कार्यों से मिलने वाली छोटी छोटी खुशियाँ या उनके अज्ञात भाग्य पर हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नॉट ग्रैंडुअर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, और न ही इन धनवान तथा शक्ति संपन्न लोगों को, ग्रैंडुअर मतलब धनवान, शक्ति संपन्न या शानदार लोगों को उनके छोटे तथा साधारण इतिहास वृत्त पर घृणापूर्वक मुस्कुराहट के साथ उनके जीवन के छोटे और साधारण इतिहास वृत्त को नहीं सुनना चाहिए। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द बोस्ट यानी सेखी बघारना, ऑफ हेराल्ड्री ऊंचे कुल में जन्म लेने की शेखी बघारना। द पंप ऑफ पावर और शक्तियों का दिखावा करना, पंप मीन्स दिखावा करना, पावर अपनी शक्ति का दिखावा करना। एंड ऑल दैट ब्यूटी और वे सारी सुंदरताएं, ऑल दैट वेल्थ ईवर गिव और वे सारे धन संपत्ति जो दिए गए हैं, किसी भी व्यक्ति को जो प्रदान किए गए हैं। अवेयर्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, इन सारी चीज़ों का, सुंदर चीज़ों का और ऊंचे कुल में जन्म लेने की सेखी बघारना, अपनी शक्ति का दिखावा करना, अपनी संपत्ति का दिखावा करना, ये सारी चीज़ें अवेयर्स, इन सारी चीज़ों की अवेयर्स प्रतीक्षा करता है। लाइक द इनएविटेबल आवर, एक निश्चित समय यानी मृत्यु इन सारी चीज़ों की प्रतीक्षा करती है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स
द ग्रेव, और वैभव का सारा रास्ता, द पाथ ऑफ द ग्लोरी, वैभव का सारा रास्ता लीड्स जाता है बट टू द ग्रेव, कब्र की ओर, यानी अंत में ये सारे वैभव के रास्ते कब्र की ओर जाते हैं, यानी मृत्यु इन सबको नष्ट कर देती है, मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता है। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पंप ऑफ पावर, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, अपने ऊंचे कुल में जन्म लेने की शक्ति, ऊंचे कुल में जन्म लेने की शेखी बघारना, द पंप ऑफ पावर, और अपने शक्ति का दिखावा करना, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, और वे सारी सुंदरताएं और धन संपत्ति जो प्रदान की गई हैं आपको, अवेयर्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, इन सारी चीज़ों की इनएविटेबली आवर, एक निश्चित समय यानी मृत्यु प्रतीक्षा करती है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव, और वैभव के सारे रास्ते कब्र की ओर जाते हैं, यानी मृत्यु तो सबके लिए आती है, कोई भी इससे बच नहीं सकता है।